गुड इवनिंग। सब मजे में, सभी को शाम की शुभकामनाएं। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेजर टेस्ट 14। अभी तक जो मैंने कुछ पढ़ाया है उसमें से कुछ तो रिपीट है और कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। बार बार स्टूडेंट्स का एक ही फोन कि सर चिंता हो रही है। अरे भाई, चिंता करने से क्या होगा ये बता दो। 20-25 दिन है, दो बातें हैं। चिंता करोगे पढ़ाई नहीं होगी, नुकसान आपका है। और 20-25 दिन में एक प्रयास कर लिया जाए तो आगे कोई बुराई भी नहीं। हमेशा दो प्यारी सी लाइनें स्टार्ट करने से पहले क्लास को, आज अच्छी लगी मुझे ये लाइनें। अंधकार से लड़ने का जब कोई संकल्प कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही अंधकार हर लेता है। कितनी अच्छी बात है कि जब कोई इस बात को डिटरमाइन कर लेता है कि मुझे तो सिलेक्शन होना ही है, मुझे तो सेलेक्ट होना ही है, तो उसके दिमाग में पॉजिटिव सोच के अलावा नेगेटिव सोच आनी ही नहीं चाहिए। हमेशा आप ध्यान रखें, आप यूरेनियम है, आपके अंदर भगवान है, आप यूरेनियम है। अब आपके अंदर यूरेनियम है, अब यूरेनियम के अंदर दो तरह की पावर है। चाहो तो यूरेनियम से आप परमाणु बम बना लो और चाहो तो यूरेनियम से आप बिजली का उत्पादन कर लो। उसी तरीके से आपके अंदर दो थॉट है, आप चाहो तो पॉजिटिव थॉट रख लो और चाहो तो नेगेटिव थॉट रख लो। अगर आप ये सोच लेते हो कि मेरे में पॉजिटिव थॉट रखनी है, 20-25 दिन मैं प्रयास कर लेता हूं, इससे ज्यादा होगा क्या। और नेगेटिव थॉट ये है कि सर मेरा कोर्स नहीं हुआ, मुझे चिंता हो रही है, अरे उससे क्या होगा। तो 20-25 दिन अच्छे से डिटरमाइन होके तैयारी करें। हमेशा वही पुरानी लाइनें जो मैं बार बार आपसे कहता भी हूं, एक बार मैं पुनः उन लाइनों को रिपीट करता हूं, अच्छी लाइनें हैं वो। इसीलिए सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सिलेक्शन जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। यही भावना रखते हुए, पॉजिटिव सोच रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आज का मेजर टेस्ट 14 का, वो सॉलिड स्टेट पर बेस है। पूरा की पूरा सॉलिड स्टेट पर बेस है ये क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ये कैसे लगेगा सर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्चुअल में राजस्थान बोर्ड की बुक का पहला एग्जाम्पल है। और मैं कोशिश भी यही कहता हूं आपसे कि राजस्थान बोर्ड की बुकों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि एक कंपाउंड है जो दो तत्वों से मिलकर बनता है एक्स और वाई। उसके अंदर जो वाई परमाणु है, वाई आप ऐसे अजम्पशंस कर सकते हैं, जो वाई है वो सीसीपी पैकिंग करते हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि कोई सॉलिड है, उसमें दो कंपोनेंट हैं एक्स और वाई। वाई जो है, वाई जो उसके अंदर वाई है, वाई क्या करता है, वाई इस तरीके से पैकिंग का काम करता है, गोलों का काम करता है। जब ये पैकिंग 3D में होती है, जब ये पैकिंग 3D में होती है तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब ये वाई पैकिंग का काम करते हैं तो इनमें अष्टफलकीय रिक्तियां बनती है और उन रिक्तियों के अंदर एक्स धनायन रहते हैं और उनके अंदर एक्स धनायन रहते हैं। अब वो आपसे कहता है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। वापस समझे, एक कंपाउंड है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है एक्स और वाई। वाई पैकिंग का काम करते हैं, वाई उसमें ऋणायन है, साइज में बड़े हैं, सीसीपी पैकिंग करते हैं। और वाई के गोलों को जब हम अरेंज करते हैं तो बीच बीच में अष्टफल की रिक्तियां बनती हैं जिनमें धनायन एक्स आ जाते हैं। एक्स और वाई का सूत्र बताओ। तो एक छोटा सा, एक सीधा सा एक फॉर्मूला है कि अष्टफल की रिक्तियां कितनी बनेंगी। जब आप वाई को पैक करेंगे तो अष्टफल की रिक्तियां उतनी ही बनेंगी जितने परमाणु हैं। यानी अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, अष्टफलीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलीय रिक्तियों की संख्या बराबर बराबर n परमाणु, बराबर n परमाणु। और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होती है, लेकिन यहां क्वेश्चन में पूछा गया है अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होती है n परमाणु। इसका मतलब जितने वाई परमाणु हैं उतनी ही अष्टफल की रिक्तियां होंगी।
मान लीजिए वाई जितने परमाणु है, वाई जितने परमाणु है, वाई के जितने परमाणु है उतनी ही इसमें अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी और उन सभी के अंदर एक्स रहेगा। यानी जितने वाई है उतने ही एक्स है, यानी वाई और एक्स का जो अनुपात है वो 1:1 में है, इसीलिए जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस सुन लें। ऐसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रेड में है। सॉलिड स्टेट दिया हुआ है, वो कहेगा एक कंपाउंड है, सॉलिड है, जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है वाई और एक्स। अब वो ये कहता है कि जो वाई है वो पैकिंग का काम करता है, गोले बनाने का काम करता है। जब पैकिंग का काम करता है तो बीच बीच में छेद रह जाते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां, उनमें एक्स घुस जाते हैं, ऐसा सॉलिड है। तो मैंने कहा जितने वाई होंगे उतने ही एक्स होंगे। क्यों? क्योंकि रीजन मैंने बताया कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उतनी ही होती है जितने ये गोले होते हैं। कहने का मतलब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या वाई के बराबर होगी, जितने वाई हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, और उन सारी अष्टफलकीय रिक्तियों में एक्स रहेंगे, तो जितने वाई हैं उतने ही एक्स है, इसीलिए उनका अनुपात 1:1 होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स। अब ऐसे ही क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता था कि जितनी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उनके आधों में एक्स है। तो आप ये सोचेंगे कि अगर y 1 है, अगर y 1 है, अगर मैं कहूं y, वापस सुने, यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि जितनी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उसके आधों के अंदर x आते हैं। तो उस स्थिति में मान लो y तत्व के परमाणुओं की संख्या n होगी, तो x तत्व के परमाणुओं की संख्या उस स्थिति में क्या हो जाती, n/2, यानी ये y होता तो ये क्या हो जाता, x/2। फिर उस स्थिति में कैलकुलेशन अलग तरह से होती। यहां क्वेश्चन में सीधी सी बात है कि जो सॉलिड है, क्वेश्चन देखेंगे, एक सॉलिड है जो y से, उसमें y गोले बनाने का काम कर रहा है, अष्टफलकीय रिक्तियां बनती है, जितने y परमाणु होंगे उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां बनेंगी, और उन सभी के अंदर x आएंगे, तो जितने y है उतनी ही x है, यानी अनुपात 1:1 में है, इसीलिए फॉर्मूला क्या रहा, x। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल्स बता चुका हूं। आइडियल सॉल्यूशन की सीधी सी पहचान है जो एक ही परिवार से संबंधित, जैसे बेंजीन और टोलुइन, कितनी बार आ गया, बेंजीन और टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि बेंजीन और टोलुइन दोनों ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन और टोलुइन। हेक्सेन और हेप्टेन दोनों एल्केन है, एक ही परिवार के हैं, इसीलिए आपको पता है ये भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन ये दोनों एल्किल हैलाइड है, एक ही परिवार के हैं, ये भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आइडियल नहीं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। याद करें, नेगेटिव डेविएशन बताया था, अनआदर्श विलयन 2 प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले। मैंने इसको ऐसे याद कराया था, सीए साहब आजकल नेगेटिव डेविएशन में है, यानी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनआदर्श विलयन है। ऋणात्मक का मतलब क्या है, ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि जो हम राउल्ट के नियम से परिकल्पना कर रहे हैं, प्रायोगिक रूप से हमें वेपर प्रेशर उससे कम प्राप्त होती है, ऐसा डेविएशन नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण इसमें नेगेटिव डेविएशन मिलता है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि 3D सीरीज में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मिनिमम किसका है। देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब ऐसे समझे, ये कोई क्रिस्टल है, ये सोचे ये मैंगनीज है, इसके अंदर खूब सारे मैंगनीज, ये मैंगनीज का क्रिस्टल है, इसके अंदर खूब सारे मैंगनीज के परमाणु है। अब मैं सबको अलग अलग करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो मुझे जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उसे मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कहने का मतलब, मान के चलो ये जिंक का क्रिस्टल है, इसके अंदर जिंक का एक परमाणु तो है नहीं, हजारों परमाणु है, करोड़ों परमाणु है, मैं उन सबको अलग अलग करना चाहता हूं, उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब सपोज करो इन अवयवी कणों के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इन अवयवी कणों के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इनको अलग करने के लिए एनर्जी भी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर अब क्या होता है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जितनी ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उनको अलग करने के लिए उतनी ही ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप सबको पता है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि
इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है? अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। यहां स्कैंडियम के अंदर 3d1, क्रोमियम में 3d5, मैंगनीज में 3d5, लेकिन आपको पता है जिंक में 3d10 विन्यास है, इसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मिनिमम जिंक का होगा। पिछली अभी हाल में ही सॉल्यूशन में टेस्ट में कराया था, कौन सा इनमें से पद यूनिट लेस है? ये सब क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। डेंसिटी की तो आप सबको पता है, डेंसिटी बराबर तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी तो यूनिट हो गई ग्राम पर एमएल। मोललता, मोललता में आप सबको पता है एक मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोललता की यूनिट आप सबको पता होगी मोल बटे केजी या मोल किलोग्राम इनवर्स पर। मोलरता में ऊपर तो मोल आता है, ऊपर तो मोल आता है और नीचे आपको पता है आयतन लीटर में आता है, इसीलिए आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव 6 किस ऑर्डर की रिएक्शन है? कुछ एग्जांपल्स मैंने केमिकल काइनेटिक में आपको बताए थे, याद करो। मैंने आपको कहा था कोई मेटल है, उसकी सरफेस के ऊपर अगर कोई गैस हाई प्रेशर से डाली जा रही है, चाहे वो कहे अमोनिया का विघटन टंगस्टन की सतह पर, चाहे वो कहे फास्फीन का विघटन प्लैटिनम की सतह पर, वो सब की सब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव डिके है वो आप सबको बता चुका कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल आपको याद होना चाहिए, टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 अपॉन के होता है। पहली बात, अर्धायु जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए जो के की यूनिट मैं आपको बता चुका वो कौन सी होती है? सेकंड इनवर्स 1 होती है। तीसरी चीज आपको बता चुका कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उनमें जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। बता चुका प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल क्रियाकारक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छे से ध्यान रखेंगे, रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कल परसों वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 दे रखी है, इसका मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है तीसरी कक्षा है। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, n आपको कक्षा के बारे में बताता है, तीसरी कक्षा बताया था। तीसरी कक्षा में s उपकोष है, p उपकोष है और d उपकोष है। जितना n उतने ही उपकोष। 3s उपकोष में एक s कक्षक, p उपकोष में 3 p कक्षक, d उपकोष में 5 d कक्षक, कुल मिलाकर जोड़े तो 9। ऐसे भी नहीं करें तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, अगर n का मान दे रखा है और कक्षकों की संख्या पूछे, फॉर्मूला n स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां थोड़ा सा चेंज किया, अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 11th राजस्थान बोर्ड की बुक का एग्जाम्पल है कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी होती है। अब आप सबको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हैलोजन परिवार की है और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन परिवार की है। जो आपके हैलोजेंस के अंदर आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्लोरीन में है, उसके बाद फ्लोरीन में है। हमेशा हैलोजेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके ऑक्सीजन परिवार की होती है। ये जो फास्फोरस है आप सबको पता है नाइट्रोजन फास्फोरस, इसके अंदर अर्धपूरित कक्षक होते हैं और अर्धपूरित कक्षकों के स्थायी विन्यास होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है और हैलोजेंस में सबसे ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हम भी मोटिवेट हो। और साथ ही साथ दूसरी बात एक और, बार बार मैं बता चुका, एनएम क्लासेस जयपुर के नाम से जो हमारा मोनोग्राम है उसी के नाम से एक चैनल बना हुआ है, आप टेलीग्राम पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें, वहां इसकी सारी पीडीएफ मिल जाए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में रिएक्शन हो रही है, HCl प्रबल अम्ल, NaOH प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बाहर निकलती है
-57.1 किलो जूल प्रति मोल। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक वीक हो जाए या दोनों में से दोनों ही वीक हो जाए तो उस स्थिति में उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 57.1 किलो जूल प्रति मोल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। SO3 क्या है? देखिए एक रिएक्शन है, अच्छे से याद भी रखें। जब आप बेंजीन का सल्फोनीकरण कराते हैं, बेंजीन के सल्फोनीकरण में बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाते हैं और SO3H जोड़ते हैं, उस समय बेंजीन के ऊपर जो अटैक करता है, बेंजीन के ऊपर जो अटैक करता है वो उदासीन SO3 करता है। याद रखें SO3 की अगर हम बात करें, याद करें SO3 में बहुल बंध है। बहुल बंध अगर असमान परमाणुओं के बीच में दिखाई दे तो सल्फर से ज्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की होगी, तो सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज वाला आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज वाला तो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए जो SO3 होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। याद करें बहुल बंध अगर आपको ऐसा कोई अणु दिखे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, असमान परमाणुओं के बीच में हो, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपको पता है कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन को चाहती है, इलेक्ट्रॉन को लव करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। वापिस वही क्वेश्चन, विल्किंसन उत्प्रेरक, दो बातें याद रखनी है। विल्किंसन उत्प्रेरक एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में काम आता है और बताया था ये तो रुथीनियम है, ये आयरन है, ये सिल्वर है, और बताया था रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, रोडी का कॉम्प्लेक्स होता है। रोडियम यहाँ फर्स्ट है, इस रोडी का कॉम्प्लेक्स विल्किंसन कैटलिस्ट कहलाता है जो एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में काम आता है। ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, आरपीएससी की पसंद ऐसे क्वेश्चन। एक एक्वस सॉल्यूशन है, आपने उसके अंदर COCl3 और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है वो डाला, और उसमें जब हम AgNO3 डालते हैं तो हमें केवल 1 मोल AgCl मिलता है। तो धातु की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? अमोनिया के कारण चार्ज 0 होता है, Cl के कारण -3 है, तो यहां कोबाल्ट के कारण +3। +3 जब होता है कोबाल्ट +3 तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है। 4 तो आप अंदर एमीन को ले जाओगे, साथ में 2 Cl को ले जाओगे और बाहर एक Cl रहेगा। और जब आप इसमें AgNO3 डालोगे तो आपको केवल 1 मोल AgCl का ही मिलेगा। यहां इस कोबाल्ट +3 के साथ 4 एमीन और 2 Cl जुड़े हुए हैं। 4 एमीन 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, 2 Cl 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, और कोबाल्ट +3 का जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो यहां पर कितनी होगी? 6। याद करें जो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो इसकी समन्वय संख्या है, वही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो 6 होगी। फिर वही क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट किया है। लिगेंड्स को अरेंज करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। हमेशा बता चुका कार्बन वाले सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसमें कार्बोनिल देन Cn-, बस इससे ही काम हो गया। अमोनिया, फिर एथिलीन डाइएमीन, फिर साइलो, फिर CO। बता चुका कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, आसानी से लॉन पेयर देगा। लिगेंड वो ही है जो लॉन पेयर देते हैं, आसानी से लॉन पेयर देगा तो हम कहेंगे प्रबल लिगेंड। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, बांधे रखेगा, लॉन पेयर नहीं देगा। ऑक्सीजन वाला और कम देगा, हेलोजन वाला और कम देगा, वो वीक लिगेंड कहलाएंगे। और कार्बन और नाइट्रोजन जिनमें डोनर है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। अच्छा क्वेश्चन, कितनी ही बार आरपीएससी पूछ चुकी, आरपीएससी की पसंद है, आरपीएससी को इससे अलग सा लगाव है, पता नहीं क्या अटैचमेंट है, ये मैं भी नहीं जानता। ये मिश नहीं, मिश मेटल है, मिश 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 वो नहीं है, वो अलग होता है मिश। तुम क्या सोच रहे हो? वो तो MISS होती है, मिस ये MISH है। मिश 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 किशमिश नहीं, मिश 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 मिस मेटल। अब आप सबको पता है मिस मेटल्स क्या होती है कि ये जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो मिश मेटल बनाते हैं। वो क्या करते हैं, मिश मेटल्स क्या होती है, एक तरह से मेटल्स का मिक्सचर ही होता है जिसके अंदर 95% तो लैंथेनाइट सीरीज की मेटल्स होती है, F ब्लॉक की सीरीज की मेटल्स होती है, और 5% के आसपास इसके अंदर आयरन होता है। इसे हम मिश मेटल्स कहते हैं। मिश मेटल्स के अंदर 95% तक लैंथेनाइट जो सीरीज है उसकी मेटल्स होती है।
देखें जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनके अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलती है और ये +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। सीरियम और टर्बियम +3 के अलावा +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, सीरियम और टर्बियम, लेकिन +4 से ज्यादा स्टेबल क्या होता है +3। अगर सीरियम +4 बन भी गया तो वो सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। दो चीजें होती हैं, एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक। अपचायक तो वो होते हैं जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि करते हैं। यूरोपियम +2 और इटर्बियम +2 अपचायक का काम करेंगे क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलना चाहेंगे, जबकि सीरियम +4 +3 में बदलना चाहता है क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +2 और +4 की तुलना में। इसीलिए सीरियम +4 यहां किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, वापस रिपीट है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, आप सबको पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3, ऑक्सीजन की 3.5, ऑक्सीजन खींचेगा क्लोरीन से, आजा आजा, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगी तो आजा भाई क्लोरीन -1। ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन -1 और एक पर क्या होता है +1 होता है। लगातार आरपीएससी ने ये 2 क्वेश्चन पूछे, 2 एसिड दे दिए और उनका अम्ल सामर्थ्य पूछा। एक एसिड है Ha1 और एक एसिड है Ha2 और ये पूछा गया कि इनमें से किसका अम्ल, मतलब इनके अम्ल सामर्थ्य का क्रम बताएं। 2 एसिड है Ha1 और Ha2, उनके अम्ल सामर्थ्य का अनुपात पूछा गया है। तो 2 अम्लों के अम्ल सामर्थ्य का जब भी अनुपात पूछा जाए तो वो बराबर होता है Ka1/Ka2 के। 2 अम्लों का अपेक्षिक सामर्थ्य पूछा गया है। देखिए अभी जो परसों मतलब 1-2 दिन में जो क्लास होगी वो इसी की होगी, रासायनिक साम्य आयनिक साम्य की, तो बहुत सारी बातें मैं उसमें बताऊंगा, अभी तो पेपर सॉल्व करा रहा हूं। 2 अम्ल हैं Ha1 और Ha2, उनके Ka1 और Ka2 के मान दे रखे हैं, अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka1 Ka2, और पूछ रहा है इनका अम्ल सामर्थ्य निकालें। तो 2 अम्लों का अम्ल सामर्थ्य निकालने का फॉर्मूला √Ka1/Ka2 है। तो Ka1 का मान √2 × 10⁻⁻6 बटे 2 × 10⁻⁻4, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर जाएगा प्लस का होगा 10⁻⁻2 का रूट लोगे 10⁻⁻1। अगला क्वेश्चन, मैथेन का आप दहन कर रहे हैं और 11 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, तो मैथेन के कितने मोल हैं। जब भी मैथेन का दहन करते हैं तो तरीका क्या होता है इक्वेशन बैलेंस करने का, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जितने कार्बन है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उससे एक ज्यादा जल का अणु बनता है। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2O2। इसका मतलब यह हुआ अगर मैं मैथेन का दहन करता हूं, मैथेन का पूर्ण दहन करता हूं तो मुझे 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है, 1 मोल CO2 का और 2 मोल जल के बनते हैं। अब यह कहता है कि मैथेन का जब मैं दहन करता हूं तो 11 ग्राम मुझे CO2 प्राप्त होती है। 11 ग्राम CO2 का मतलब CO2 के कितने मोल होंगे। मोल बनाने का तरीका आपको पता है, दिया गया भार बटे इसका अणु भार। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार होता है 44, 1 बटे कैसे कार्बन का 12, 16 दूनी 32 और 12 44, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.25। इसका मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के 0.25 मोल बनते हैं। क्वेश्चन को वापस पढ़े, ये कहता है मैथेन के x मोल है, मैं इनको जलाता हूं तो 11 ग्राम CO2 बनती है। इसका मतलब CO2 के कितने मोल बनते हैं, 0.25 मोल बनते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मैथेन का जब मैं 1 मोल जलाता हूं तो मुझे CO2 का भी 1 मोल बनता है। अगर CO2 के 1 मोल बनते हैं तो मैथेन का 1 मोल काम आता है, और CO2 के अगर 0.25 मोल बन रहे हैं तो इसका मतलब मैथेन के भी 0.25 मोल यहां काम आएंगे। वापस समझे, ये कह रहा है मैथेन का मैं दहन करता हूं, कितने मोल यहां मैथेन है जिसके दहन करने से 11 ग्राम CO2 बनती है। स्टाइकियोमेट्री ये कहती है कि अगर 1 मोल मैथेन का दहन करते हो तो 1 मोल CO2 बनती है,
आधा मोल CO2 बन रही है तो आधा मोल मैथेन का दहन हो रहा है, और 0.25 मोल बन रही है तो इसका मतलब मैथेन के 0.25 मोल का दहन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस का आपको अणुभार ज्ञात करना है। इक्वेशन आपको दे रखी है, सब जानते हैं आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT। PV n आपको कैसे लिखोगे, n गैस के मोल है, गैस का दिया गया भार ग्राम में बटे गैस का अणुभार RT। क्वेश्चन में गैस का अणुभार पूछा गया है MW, m RT बटे PV। m अपॉन V को लिखा जा सकता है डेंसिटी DRT बाई P। कई बार क्वेश्चन आ चुका, दो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा, दोनों का अणुसूत्र समान है, पानी में डालने पर ये ब्रोमाइड आयन दे रहा है, ये सल्फेट आयन दे रहा है। अगर अलग अलग प्रकार के आयन दे तो कौन सी समावयता है, आयनन समावयता। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पीएच का स्टैंडर्ड एग्जांपल है। 10⁻⁸ मोलर HCl विलयन की पीएच निकालें। पीएच निकालने के लिए आप सबको पता है फॉर्मूला होता है पीएच बराबर -log ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। H आयन की कंसंट्रेशन अगर आप निकालना चाहोगे तो H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला सबको पता होता है C अल्फा। C यहां अम्ल की कंसंट्रेशन होती है, अम्ल की कंसंट्रेशन यहां 10⁻⁸ है। HCl प्रबल अम्ल है तो इसके लिए अल्फा 1 होता है, यानी H आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है। -log 10⁻⁸ करोगे, जब 10⁻⁸ का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो ये 8 आगे जाता है, पीएच 8 आती है। आप जल्दीबाजी में पीएच 8 कर देंगे और ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप सबको पता है पीएच स्केल में 0 से 14 तक वैल्यू होती है और ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसीलिए इसका आंसर 7 से कम ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर 7 से कम आएगा। जब आपको लगे एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच का आंसर 7 से ऊपर आ रहा है तो उस समय एक ऑप्शन होगा 6 व 7 के बीच में, वो इसका आंसर होगा। तो इसीलिए इसका आंसर यहां पर क्या होगा, 6.9। क्यों होगा क्यों नहीं, ये परसों की क्लास में क्लियर हो जाएगा। वाटर गैस क्या है, सबने सुना होगा, भाप अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को मिलाकर भाप अंगार गैस कहा जाता है। IUPAC नेम बताना है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इसमें साइक्लोहेक्सेन में 3 प्रतिस्थापी लगे हुए। जब प्रतिस्थापी 3 या 3 हो, यानी 2 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, तो फिर नंबरिंग वहां से करते हैं जहां ज्यादा ब्रांचेस लगी हुई, यानी यहां 2 ब्रांच लगी हुई है तो नंबरिंग यहां से। अब आप सबको पता है 6 कार्बन की चेन है, तो साइक्लोहेक्सेन तो बोलना ही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, बोलना तो साइक्लोहेक्सेन है, ये भी गलत हो गया क्योंकि दिख रहा है ये साइक्लोहेक्सेन। अब ये 2 प्रतिस्थापी है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोला जाएगा। 3 पे एथिल लगा हुआ है, 1 पे 2 मैथिल लगे हुए हैं, इसीलिए IUPAC नेम 3 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन होगा। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रखा है, n बराबर 3 है, L बराबर 2, अगर L बराबर 0 हो तो S उपकोष, L बराबर 1 तो P उपकोष, L बराबर 2 D उपकोष। एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n LMS के मान बता रखे हैं, पूछा ये किसके लिए होगा, तो n बराबर 3 और L बराबर 2, तो ये कौन से ऑर्बिटल्स के लिए है, 3D ऑर्बिटल्स के। sp3d संकरण जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम के टाइम, 3-4 इसकी स्ट्रक्चर जरूर याद रखें। पहली कंडीशन TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिड, दूसरी SF4 की ढेकुली शेप, ClF3 की टी शेप, जीनोन डाइफ्लोराइड और ICl2- की लीनियर शेप। sp3d संकरण के अंदर जो D होता है वो हमेशा कौन सा होता है, dZ2 होता है। बंधन समावयता की पहचान क्या होगी, देखिए बंधन समावयता की पहचान ये होगी कि जो फॉर्मूला यहां होगा वही यहां होगा। अब देखो
ये तो क्या है एक्चुअल में, ये इस तरह से, ये तो क्या है, ध्यान से देखो, संकुली धनायन और संकुली ऋणायन, तो फिर वो तो उपसंयोजन समावेता है। जैसा यहां लिखा हुआ है वैसा की वैसा यहां लिखा हुआ है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर एम्बिडेंट लिगैंड है, उभयदंती लिगैंड है। यहाँ आइसोथायोसाइनेट है, यहाँ थायोसाइनेट है। जब उभयदंती लिगैंड के कारण जो समावेता उत्पन्न होती है उसे बंधन समावेता कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। एमॉक्सिसिलिन क्या है? एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये सब पेनिसिलिन से डेरिवेटिव हुए हैं। तो पेनिसिलिन से एमॉक्सिसिलिन मॉडिफाइड हुआ है। इनमें से कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? ये क्वेश्चन है, नहीं है। तो पहले ही आपको बता चुका, पेनिसिलिन जी वाला ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्लोरामफेनिकोल भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हमारे कोर्स में पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम है। एक वैद्युत अपघट्य है XI2, वापस रिपीट, 90% डिसोसिएट होता है। आइटा निकालना है, बता चुका, डिसोसिएशन के केस में आइटा बराबर होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 90% का मतलब 0.9। XI2 पानी में घुलने के बाद 3 आयन देगा, 0.9, समझ में आ गया होगा, 2.8। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको टेबल दे रखी होती है और आपसे पूछता है ये जो रिएक्शन है इसकी कोटि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, दो रिएक्टेंट है ए और बी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड करेगी। मुझे ये नहीं पता ए के संदर्भ में कोटि क्या है और मुझे ये भी नहीं पता बी के संदर्भ में कोटि क्या है, और मुझे वेग समीकरण निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जब टेबल दे दी जाए तो सबसे पहले आप क्या करो, ए को स्थिर करो। जैसे पहले प्रैक्टिकल और दूसरे प्रैक्टिकल में ए की कंसंट्रेशन स्थिर है और मैं बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, तो ध्यान से देखें अभिक्रिया का वेग भी डबल हो रहा है 2 से 4। तो इसका मतलब ये हुआ बी की कंसंट्रेशन को डबल करने पर अभिक्रिया का वेग डबल होता है। तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में यही होता है, अगर आप इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। बी का पता चल गया। अब आप बी को कांस्टेंट करके, ये ले लो, बी को कांस्टेंट करो, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट। अब इस स्थिति में आप ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, देखें, तो जो आपका अभिक्रिया का वेग है वो 0.2 से 0.4 हो रहा है। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। वापिस देखें, ऐसे क्वेश्चन में आपको टेबल दे देगा और पूछेगा इसकी कोटि निकालना। हमें ये नहीं पता ए के रेस्पेक्ट में क्या है कोटि और बी के रेस्पेक्ट में क्या है, तो कैसे निकालेंगे? पहले आपने ए की कंसंट्रेशन को स्थिर किया, बी को डबल किया, तो अभिक्रिया का वेग भी डबल, इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में 1। फिर आपने बी की कंसंट्रेशन को स्थिर किया, ए को यहां डबल किया, तो अभिक्रिया का वेग भी डबल, तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में भी 1। तो वेग समीकरण आप लिखोगे आर बराबर के ए बी, ए के रेस्पेक्ट में भी 1 और बी के रेस्पेक्ट में भी 1। तो आप सबको पता है वेग समीकरण में अभिक्रिया का वेग जिन क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है उनकी घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, इसीलिए यहां कोटि 2 होगी। कोई सा भी कांस्टेंट हो दुनिया का, कोई सा भी कांस्टेंट हो, उसको एक ही माइकेलाल बदलता है, वो ताप। वेग स्थिरांक के किस पर निर्भर करता है, ताप पे। वापस वही क्वेश्चन इसी तरह का, एक इक्वेशन दी a प्लस बी से बना c प्लस डी। अगर मैं इन दोनों क्रिया कारकों की सांद्रता को दुगना करता हूं तो अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है। बी की सांद्रता अगर मैं दुगनी करता हूं तो अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। तो वेग नियम बताओ, आर बराबर के ए के संदर्भ में कोटि x, बी के संदर्भ में कोटि y। बी की कंसंट्रेशन दुगनी करने पर अभिक्रिया का वेग भी डबल हो जाता है, इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। यानी मुझे ये पता चल गया आर बराबर के ए की पावर x
पी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बी के रेस्पेक्ट में एक और बी के रेस्पेक्ट में। अब वो कहता है अब आप आंसर की मदद लो, अगर मैं ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल डबल करूं, यानी इसको भी 2 करता और इसको भी 2 करता, तब तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना होता, तो ये भी सही नहीं है। कहा है ना इसने पहले स्टेटमेंट में, अगर मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करूं, इसको भी 2 करूं और इसको भी 2 करूं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है। ए के रेस्पेक्ट में 2, बी के रेस्पेक्ट में 1 है, यानी अभिक्रिया की कुल कोटि 3 है। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड। शून्य कोटि के लिए के स्थिरांक याद करें, फॉर्मूला वापस रिपीट हुआ है, मोल बटे लीटर, 1 माइनस nth ऑर्डर सेकेंड इनवर्स, 0 ऑर्डर में यहां n1 लग जाएगा, 0 लग जाएगा, तो मोल बटे लीटर 1 सेकेंड इनवर्स 1, यूनिट हो गई मोल, लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1, यानी केवल सॉरी देख लेते हैं उसको, चेक कर लो एक बार वापस, मोल यही है, मोल बटे लीटर सेकेंड, क्योंकि ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स 1 हो गया ना। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? फेरिक क्लोराइड को अगर आप पानी में डालेंगे तो ये आपको आयन देगा, एक तो Fe+3 और साथ में क्लोराइड आयन मिलेगा, ये इस पे आ जाता है, ये इस पे, ये पानी के OH आयनों को ग्रहण करेगा, बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये पानी के H+ आयनों को ग्रहण करके बनाएगा HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ज्यादा H+ आयन मिलेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और ज्यादा एसिडिक आयन मिलेंगे, तो माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्ल। उम्मीद करता हूं देखिए जिन्होंने नहीं पढ़ा वो घबराए नहीं, और जिन्होंने ये सारी चीजें पढ़ रखी है, मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उनको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। आज के लिए इतना, थैंक यू।